अबे आराम से हो बस। आज से 15 साल पहले ये 5 जून 2009 की ही बात थी, जब एक टीचर ने अपनी स्टूडेंट को किडनैपिंग के दौरान गलती से बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरोफॉर्म सुंघाकर मार डाला। ये सच्ची घटना नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी, लेकिन इसमें एक इंडियन का भी रोल था और पहली बार सुनने में काफी नॉर्मल सी लगती है कि क्लोरोफॉर्म ही तो सुंघाया है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्लोरोफॉर्म सुंघाने से पहले और बाद में इस किडनैपर ने इस लड़की के साथ जो दिल दहला देने वाले काम किए, जब आप वो सुनोगे तो आप भी इस बात से एग्री करोगे कि हाँ भाई, ये केस सच में नेपाल का क्रेजीएस्ट हत्याकांड था। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात अपने पड़ोसी देश नेपाल के एक शहर बीरतनगर की है। बीरतनगर है तो नेपाल में, लेकिन इंडिया के बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है, या यूं कह लो कि अपने देश के बिहार राज्य से एकदम ही सटा हुआ है। इसी बीरतनगर में साल 1990 में मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है एक बच्ची का, जिसका नाम ख्याति श्रेष्ठा रखा गया।
यूँ कह लो कि अपने देश के बिहार राज्य से एकदम ही सटा हुआ है। इसी बीरतनगर में साल 1990 में मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है एक बच्ची का, जिसका नाम ख्याति श्रेष्ठा रखा गया। ख्याति अपनी माँ राधा श्रेष्ठा और अपने पिता गोपाल श्रेष्ठा की इकलौती संतान थी। ख्याति की परवरिश यहीं बीरतनगर में ही हुई थी और जब बड़े होने पर उसे स्कूल भेजा जाने लगा तब सभी को एहसास हुआ कि ख्याति सच में हद से ज्यादा इंटेलिजेंट और होनहार स्टूडेंट थी। 10th क्लास तक ख्याति की पढ़ाई यहीं बीरतनगर में ही हुई थी और रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने अपनी क्लास में टॉप भी किया था। ख्याति के साथ जो वारदात हुई वो इसी बीरतनगर शहर में नहीं बल्कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी। लेकिन ख्याति बीरतनगर से काठमांडू शिफ्ट ही क्यों हुई, इस बात को अच्छे से समझना। देखो, जैसे ही ख्याति ने होश संभाला तो उसने एक सपना संजोया और सपना ये था कि आगे चल के जिंदगी में उसे एक पायलट बनना है। अपने सपने को परस्यू करने के लिए उसका प्लान था कि वो अपने 12th क्लास के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने अमेरिका जाए। इस सब के चलते ख्याति के माँ बाप का ये मानना था कि 10th के बाद उसकी पढ़ाई के 2 साल यानी कि 11th और 12th की पढ़ाई ख्याति यहाँ बीरतनगर से नहीं बल्कि नेपाल के ही किसी अच्छे शहर से करवाई जाए। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू को ख्याति के फ्यूचर एजुकेशन के लिए परफेक्ट लोकेशन मानते हुए ये पूरा परिवार बीरतनगर शहर को पूरी तरह से छोड़ देता है और 375 किलोमीटर दूर काठमांडू में शिफ्ट हो जाता है। पूरी तरह से शिफ्ट होने का मतलब ये कि उन्होंने बीरतनगर वाला अपना घर बेच दिया था और इस साल 2007 में वो काठमांडू शिफ्ट हो गए थे। काफी छानबीन के बाद ख्याति के माँ बाप ने ये फैसला लिया कि वो अपनी बेटी को 11th और 12th की पढ़ाई के लिए इस जुबिलिएंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर JCRC नामक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएंगे। काठमांडू के जिस एरिया में श्रेष्ठा परिवार शिफ्ट हुआ था ये बलाजू एरिया था और इस एरिया में ये लोग एक किराए के मकान पर रहने लगे थे। आगे जिस बंदे का नाम मैं लेने जा रहा हूँ इस बंदे को ध्यान से देख लेना, ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और पूरी कहानी इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। जिस मकान में ख्याति और उसका परिवार शिफ्ट हुए थे इसी मकान के मालिक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम था बीरेन प्रधान। बीरेन यहाँ नेपाल में काठमांडू में 1985 से रह रहा था। वैसे तो वो भारत में वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग का रहने वाला था और 1985 तक वहीं रहता था, लेकिन उसके बाद कामकाज के मकसद से वो यहाँ काठमांडू शिफ्ट हो गया था। ये बीरेन प्रधान 43 इयर्स ओल्ड था और इसके नाम में जो सरनेम आप देख रहे हो प्रधान, ये सरनेम इसने साल 1985 में ही दार्जिलिंग से काठमांडू शिफ्ट होते ही चेंज कर लिया था ताकि नेपाल में कोई इससे ज्यादा इसके बारे में पूछताछ ना करे। और गजब की बात यह है कि उस समय इसने सरनेम रखा भी तो क्या, वही सेम सरनेम जो ख्याति का था यानी कि श्रेष्ठा। आगे इस वीडियो में भी हम इसको बीरेन श्रेष्ठा नाम से संबोधित करेंगे। खैर, ख्याति और उसका परिवार बीरेन श्रेष्ठा के घर में किराए पर रहने लग जाते हैं। जिस बीरेन को आप लोग अभी तक शक की नजरों से देखने लग गए हो, ये बीरेन यहाँ नेपाल में एक साइंस टीचर था। बीरेन 14 सालों से नेपाल के काठमांडू शहर के AVM स्कूल का बायोलॉजी टीचर था। पैसे के मामले में अवेयर और सेविंग्स करने की सोच रखने वाला ये टीचर पिछले 14 सालों में इनफ कमा चुका था कि उसने अपनी कमाई से यही काठमांडू में 3 मंजिला घर भी खरीद लिया था। इसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहता था और ऊपर वाली मंजिलें उसने 3 और परिवारों को किराए पर रहने के लिए दे रखी थी। हाँ, ये वही घर है जिसमें ख्याति और उसका परिवार भी रहने लगा था। एक बात नोट करने वाली यहाँ पर यह भी है कि जो इस मकान का मालिक था यानी कि बीरेन श्रेष्ठा, वो स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपने घर में कई सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप ट्यूशंस व प्राइवेट ट्यूशंस भी देता था। जैसे ये बात ख्याति के माँ बाप को पता चली तो उन्होंने बीरेन से ख्याति को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोला। बीरेन आसानी से मान भी गया और उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू भी कर दिया। उसने बताया कि वो ये घर बेच रहा है और अपने गाँव वापस जा रहा है। एज अ रिजल्ट, ना चाहते हुए भी सभी किराएदारों को मजबूरी में ये बीरेन श्रेष्ठा वाला घर खाली करना पड़ा। एक मिस्टीरियस बात सभी किराएदारों के लिए ये थी कि किसी को 1% भी अंदाजा नहीं था कि ये बीरेन अचानक अपना मकान बेचकर कहां जा रहा है। खैर, बाकी सभी किराएदारों की तरह ही ख्याति और उसके परिवार ने भी नया घर देखना शुरू कर दिया। अब चूंकि पुराना घर यानी कि बीरेन वाला घर कॉलेज से काफी दूर था तो नए घर को ढूंढते वक्त ख्याति की फैमिली की ये भी प्रायोरिटी थी कि नया घर उनको कॉलेज के पास ही मिले ताकि ख्याति को आने जाने में आसानी रहे। इसी वजह से इस बार उन्होंने काठमांडू में ही दूसरी लोकेलिटी गट्टेकुलो जो कि कॉलेज के पास ही थी वहां पर घर ले लिया। यहाँ नए घर में रहते हुए ही ख्याति ने अपनी 11th क्लास पास की और वो वारदात के समय 12th क्लास में पढ़ रही थी। खैर, आज 5 जून 2009 को सुबह 8 बजे ख्याति अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। अभी तक ख्याति की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक ख्याति के फोन पर एक SMS नोटिफिकेशन आता है। ख्याति फोन चेक करती है तो देखती है कि ये मैसेज एक फेमस वुमेन मैगजीन कंपनी वॉइस ऑफ वुमेन की तरफ से आया है। उसमें लिखा था कि ख्याति को उस मैगजीन कंपनी की ओर से आयोजित लकी ड्रॉ में 20,000 नेपाली रुपी यानी कि कुछ 12 से 13,000 इंडियन रुपीज का इनाम मिला है और नेपाल के सबसे खूबसूरत और सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस पोखरा घूमने की फ्री टिकट्स भी मिली है। वैसे आजकल हम सबको इंडिया में भी आए दिन ऐसे मैसेजेस और कॉल्स आते रहते हैं, जैसे बधाई हो आपको 20 लाख की लॉटरी लगी है या किसी भी 4 क्वेश्चन के सही
सही जवाब देने पर आप जीत सकते हो 1000 रुपए पेटीएम कैशबैक। और अगर आपको याद हो तो अपने देश में हाल ही में एक मैसेज काफी ज्यादा सर्कुलेट हुआ था, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति यानी अमिताभ बच्चन की तरफ से 25 लाख रुपए का इनाम हम इंडियंस को दिया जा रहा था, जो कि एक फ्रॉड है। आजकल तो फ्रॉड्स करने के लिए लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी डीप फेक वाली वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से एक्सप्लेनेशन दिया है, जरूर देखना। अब मुद्दे की बात यह है कि आज के जमाने में हम सबको पता है कि ऐसे फेक मैसेजेस एग्जिस्ट करते हैं, फॉलोइंग विच हम अलर्ट होकर ऐसे मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो समय था साल 2009 का, जब टेक्नोलॉजी और फोन्स लोगों के लिए नई नई चीजें थी। SMS फ्रॉड्स के बारे में किसी को पता ही नहीं था। अनफॉर्चुनेटली ख्याति भी इस फेक SMS फ्रॉड्स के चक्कर में पड़ जाती है और आगे जाके उसके साथ जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। ख्याति उस लकी ड्रॉ के बारे में पढ़ के मंद मंद मुस्काना शुरू हुई ही थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजने लगती है। ख्याति ने नोटिस किया कि उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। जब ख्याति फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आती है। वो महिला अपने आप को उसी विमेंस मैगजीन की रिप्रेजेंटेटिव बताती है और SMS वाली बात को फिर से दोहराती है। वो ख्याति से कहती है कि अगर उसको ये प्राइस मनी और पोखरा घूमने की फ्री टिकट लेनी है तो दिए गए इस एड्रेस पर आ जाए। अब हम सबका बेसिक ह्यूमन नेचर होता है कि फ्री में अगर रोकड़ा मिल जाए या फिर फ्री में घूमने को मिल जाए तो जनरली लोग मना नहीं ही करते हैं। इसलिए ख्याति ने भी मना नहीं किया। ऊपर से दिक्कत वाली बात ये हो गई कि ख्याति ने मन ही मन में ये सोच लिया कि उसने जो 10th क्लास में टॉप किया था उसके स्कॉलरशिप और प्राइज मनी के रूप में ये वॉइस ऑफ विमेन मैगजीन वाले उसको ये सब ऑफर दे रहे हैं। एज एक्सपेक्टेड ख्याति बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी के मारे नाचने लगती है। ये खुशखबरी वो दौड़कर अपने मम्मी पापा को बताती है। वो लोग भी काफी खुश होते हैं और आखिर हो भी क्यों ना, उनकी बेटी थी ही इतनी इंटेलिजेंट। ख्याति इनाम की राशि लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल को तैयार करने लग जाती है। जैसे हर माँ को अपने बच्चे को लेकर फिक्र होती है, ठीक उसी प्रकार राधा यानी कि ख्याति की मम्मी को भी इस पूरे मामले को लेकर फिक्र होती है और थोड़ा शक भी होता है। इसलिए वो अपने पति गोपाल से कहती है कि क्यों ना हम राम को ख्याति के साथ भेज दें। राम उनके घर का नौकर था और ख्याति के परिवार के लिए काफी ट्रस्टेड आदमी था। राम और ख्याति दिए गए एड्रेस पुताली सड़क के लिए घर से निकल जाते हैं। अब चूंकि घर से पुताली सड़क की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो लोग उस फोन रिप्रेजेंटेटिव महिला के द्वारा बताए गए एड्रेस पर समय से पहुंच जाते हैं। अभी भी 5 जून 2009 की ही बात हो रही है। दोपहर के करीबन 1 बज चुके हैं। ख्याति श्रेष्ठा और नौकर राम दोनों ही दिए गए एड्रेस पर पहुंच चुके हैं और वेट कर रहे हैं। तभी अचानक वो फोन वाली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंच जाती है। बातचीत में पता चलता है कि उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम मरीना शाक्या है। मरीना ख्याति को इनाम और टिकट की भी बहुत बधाइयां देती है। मरीना को वहाँ देख राम और ख्याति को जो थोड़ा बहुत ये स्कैम लग रहा था वो भी सब कुछ अब ऑथेंटिक लगने लगता है। उन्हें लगता है कि सच में प्राइज मनी वगैरह मिलेगा। मरीना शाक्या ख्याति से कहती है कि ये डॉक्यूमेंटेशन और फाइल वर्क वाला काम काफी लंबा चलने वाला है, जिसमें शायद शाम भी हो सकती है। ये सुनते ही ख्याति राम को घर वापस जाने के लिए कहती है। अब राम को भी वो जगह सुरक्षित लगने लगी थी, इसलिए वो भी वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। मरीना ख्याति को एक दूसरी जगह चलने को कहती है और दोनों एक दूसरी लोकेशन खुशबू अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। यहाँ अपार्टमेंट के अंदर जैसे ही एक फ्लैट में ख्याति श्रेष्ठा को ले जाया गया तो फ्लैट में घुसते ही ख्याति ने एक ऐसे इंसान को देखा जिसे उसने कभी सपने में भी यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जिस इंसान की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि ख्याति का पुराना मकान मालिक बीरेन श्रेष्ठा ही था। बीरेन को देखकर ख्याति हक्का बक्का रह गई और सोच में पड़ गई कि जो बंदा मुझे ट्यूशन में साइंस पढ़ाया करता था वो यहाँ इस रूम में लॉटरी वगैरह से रिलेटेड काम में आखिर कर क्या रहा है। सरप्राइज्ड होकर ख्याति बीरेन से पूछती है, अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हो। जवाब के रूप में बीरेन कहता है, अरे मैं इस मैगजीन वाओ के लिए काफी समय से काम कर रहा हूँ। ख्याति को यह बात इतनी आसानी से हजम नहीं होती है, लेकिन ठीक है, वो अपने रिमेनिंग पेपर वर्क्स पर प्रोसीड करती है। मरीना ख्याति को कुछ पेपर्स देती है और उनको फिल करने को कहती है। उसी समय बीरेन ख्याति को कॉफी ऑफर करता है और 1 कप कॉफी खुद भी लेता है। कॉफी पीते पीते ख्याति अपने माता पिता को अपने फोन से कॉल करती है और बताती है कि सब कुछ सही जा रहा है और वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन का काम अभी शुरू ही हुआ था, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे आने में काफी वक्त लग सकता है और शाम भी हो सकती है। फोन पर ख्याति से बात होने के बाद उसके माता पिता भी टेंशन फ्री हो जाते हैं और अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ख्याति के मम्मी पापा इस इंतजार में रहते हैं सर ओ कि उनकी बेटी अब इनाम की राशि लेकर ही लौटेगी। डॉक्यूमेंटेशन के काम में काफी टाइम बीत जाता है और ख्याति का इंतजार करते करते
शाम होने को आई है। अभी तक ना ही तो ख्याति खुद घर पे आ पाई है और ना ही उसका कोई फोन आया है। कुछ समय बाद ख्याति की माँ उसको खुद आगे से कॉल करती है ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली अभी क्या स्टेटस है और ख्याति कितनी देर में घर पहुंचेगी, लेकिन ख्याति से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। वक्त गुजरता गया और अंधेरा होने लग गया। अभी तक ख्याति का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। राधा और गोपाल श्रेष्ठा घबराने लगते हैं। घबराकर वो ख्याति के दोस्तों को फोन भी करते हैं और पूछते हैं कि क्या ख्याति तुम्हारे पास है, लेकिन सबका जवाब यही था कि सॉरी आंटी, ख्याति यहाँ नहीं है। ख्याति के पेरेंट्स अपने नौकर राम को बुलाते हैं और उस जगह लेके चलने के लिए कहते हैं जिस जगह वो ख्याति को छोड़ के आया था। राम उन्हें उस एड्रेस तक ले जाता है जहाँ उसने आखिरी बार ख्याति को देखा था, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि ख्याति का कोई नामो निशान भी नहीं था। उनकी चिंता और बढ़ जाती है। फिर वो लोग ख्याति को इधर उधर आसपास ढूंढने लगते हैं, पर ख्याति कहीं भी नहीं मिलती। काफी कोशिशों के बाद ख्याति के माँ बाप डायरेक्शनलेस और होपलेस हो जाते हैं और पुलिस का सहारा लेने का डिसीजन बना लेते हैं। जब वो लोग थके हारे घर पर वापस लौटते हैं तभी शाम के 7:30 बजे ख्याति के पापा के फोन पर एक SMS नोटिफिकेशन आता है। SMS पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक वो जरा ही रहने देते हैं।